हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग सामाजिक विज्ञान की यानी पूरी किताब के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देखने वाले हैं, ठीक है। यानी पूरी सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा भाई, ठीक है। आप पेपर दे के देख लीजिएगा, पेपर भाई देना तो ये है, देने के बाद आप लोग बताइएगा आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर सकें और उन्हें लर्न कर सकें, याद कर सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, यानी कि हुआ, ठीक है। यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इटली, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, इंग्लैंड दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है, आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया, फ्रांस की क्रांति हुई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब मैंने बताया है शुरू में ही कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1788 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया 1790 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1787 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है फ्रांस की क्रांति पूछ रहा है। तो देखिए, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में, यानी 1789, ठीक है। 1789 ईस्वी में हुई थी। क्या हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ठीक है। क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, क्या दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर सी में है सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर फेरा वाला सर आना चाहिए, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस है, यहाँ पर दिया गया है क्या, डी में दिया गया है महात्मा गांधी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो किसने प्रारंभ किया था, तो इसको जो है हमारे महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर ये अच्छे से आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे आप सभी लोग को पता होगा कि आपका अक्टूबर का महीना चल रहा है, यानी आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1920 ईस्वी, सॉरी 1920 दिया गया केवल, और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया 1921, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया 1922, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो 1925 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो हुआ था 1922 में हुआ था। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद भी करना है आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि हिंद स्वराज एक पुस्तक है जिसके लेखक जो है हमारे महात्मा गांधी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या दिया गया है, करो या मरो का नारा किसका था, यानी किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो महात्मा गांधी दिया गया है। तो देखिए, करो या मरो का नारा ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे कौन से दिए थे, तो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या दिया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, ट्रिपल स्टार। ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ये आप सब समझ सकते हो। तो इसमें दिया गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1914, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1915, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1918, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 1919 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी जी जो थे
वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 में। ये पॉइंट मत समझिएगा, ये 1915 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, महात्मा गांधी दिया गया भाई। तो ये क्वेश्चन का तो आई होप आप सभी को पता होगा कि वंदे मातरम एक गीत है जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9वां, और क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साइमन कमीशन का भारत आगमन, यानी भारत में आगमन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया असहयोग आंदोलन की शुरुआत। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था वो क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिए, यहाँ पर दिया गया है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, यानी ए में दिया गया 1919। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1924। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1929। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1934 दिया गया है। तो देखिए महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1929 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जिनेवा। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो ऑस्ट्रिया दिया गया है। तो 11 का जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा जाएगा तो बताएंगे क्या, न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1914। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1939। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1919। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1942 दिया गया है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला जो है, यानी ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। अभी पूछ रहा था उसका मुख्यालय, अभी पूछ रहा है इसका स्थापना कब हुई थी, यानी कि टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1945। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1920। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया 1942। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1947 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945, यानी कि 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, तो भूमि एक डॉट 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 संसाधन है, ठीक है। यानी भूमि किस मतलब यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन यहाँ पर रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मानव। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया निर्मित, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया सौर ऊर्जा से निर्मित। तो देखिए भूमि एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन में आपको मिट्टी होगा, एक मिट्टी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया काली। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पीली दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सीमेंट। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है लैटराइट। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि काली एक मिट्टी होती है, पीली भी मिट्टी होती है, लैटराइट भी मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट जो है किसी भी प्रकार का मिट्टी नहीं होता है। तो यही वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया झारखंड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया गुजरात। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो बिहार दिया गया है। तो देखिए गुजरात में जो है काली मिट्टी पाई जाती है फिलहाल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है पर्वतों पर मृदा का अपरदन का साधन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है पवन। ऑप्शन नंबर बी में यानी सेकंड में दिया गया है हिमनद। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जल। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है पशु चारण। तो देखिए पर्वतों में क्या होता है, पर्वतों पर मृदा का जो अपरदन का जो साधन होता है
वो होता है हिमनद होता है भाई। क्या होता है? तो हिमनद, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड वाला है, बी वाला है, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे देखिए, तो इसमें दिया गया है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया गहन खेती, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अधिक सिंचाई, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? अति पशुचारण। तो देखिए पंजाब में भूमि का निम्नीकरण जो मुख्य कारण है वो क्या है? अधिक सिंचाई है। क्या है? तो अधिक सिंचाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 19 में दिया गया है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा नवी नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? यहाँ पे देखिए निगेटिव पूछ रहा है, यहाँ पर नहीं, तो इस बात को ध्यान समझिएगा। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया यानी ए में दिया गया पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जल, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो वन दिया गया है। तो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरण का संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी आप स्टार लगा लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी में किया दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पर्वतीय मिट्टी, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो लैटराइट मिट्टी। तो देखिए चाय की खेती के लिए चाय की खेती के लिए क्या होता है? लेटराइट मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? यानी सीढ़ीदार खेती होती है किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा है सीढ़ीदार खेती होती है, तो उत्तराखंड में जो होता है सीढ़ीदार खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बागान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया चारागाह, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया भूमि, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो खनिज संसाधन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? तो खनिज संसाधन जो है एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? ठीक है, पुनः चक्रीय है यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या? लोहा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पवन ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है पशुधन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहा। यानी लोहा क्या है? पुनः चक्री मतलब संसाधन पुनः चक्री है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मृदा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वन संरक्षण, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? तो जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? वायु संरक्षण। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होगा, मैंने कई वीडियो में बना पिछले इससे पहले सामाजिक विज्ञान के जितने भी वीडियो गए हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर वहाँ पे मिला होगा। तो चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण पर जो है संबंधित है। ठीक है, यानी वन जो है संरक्षण से है संबंध रखता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं भाई। यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोयला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पवन ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो बॉक्साइट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है? संभावी संसाधन है, तो पवन ऊर्जा क्या है? एक संभावी संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय पार्क से पूछा जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है असम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या? पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए यहाँ पर। तो दिया गया है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या? मासीनराम, ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चेन्नई, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है व्लादिवोस्टोक, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो न्यूयॉर्क दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या मासिनराम, यानी ऑप्शन नंबर विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया गुजरात, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है मध्य प्रदेश दिया गया है। समझ रहे हैं, तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी आप ये बोल सकते हो कि टिहरी बांध परियोजना जो किस राज्य पर स्थित किस राज्य में स्थित है, तो वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो इसमें दिया क्या गया है सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया महानदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या चिनाब, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सतलुज नदी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया कृष्णा नदी। तो देखिए सलाल बांध जो है, आपने एक नाम सुना होगा एक नदी का चिनाब नदी, तो चिनाब नदी पर ही क्या है सलाल बांध जो है बना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। ठीक है, क्या है फसल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया चावल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मोटे अनाज, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया चना। चना में कौन सा चना, तो काला चना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या कपास। तो देखिए रवि की फसल यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा काला चना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। कौन सी फलीदार। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दालें, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मोटे अनाज, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ज्वार ज्वार तिल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो तिल दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है हमसे फलीदार फसल, तो फलीदार जो फसल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दालें। दालें जो होगा एक प्रकार की एक फलीदार फसल है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। यहाँ पर हमसे ये भी देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ये बोल सकते हो ये रेशेदार फसल भी काफी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें पूछ रहा क्या निम्नलिखित में क्या है रेशेदार फसल है, ये पूछा जा रहा है ना। तो देखिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है जूट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कॉफी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जौ, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो रबर दिया गया है। तो रेशेदार फसल जो होगा वो हो जाएगा आपका जूट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो पहला ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया भाई, तो निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया चना, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया गन्ना देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो मूंगफली दिया है। तो देखिए गन्ना जो है एक प्रकार का क्या है रोपण फसल है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यहाँ पर स्रोत लिखा है तो इसको स्रोत आप अच्छे से बना लीजिएगा, स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोयला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो प्राकृतिक गैस दिया गया है भाई। ठीक है, क्या दिया गया है तो प्राकृतिक गैस। तो हमसे क्या पूछ रहा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा जो है एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है भाई, यहाँ पर 35 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है तो हिमाचल प्रदेश दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो राजस्थान दिया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है भाई कि विशाल केंद्र पर कहाँ, मतलब इस कहाँ स्थित है, विशाल केंद्र पर कहाँ स्थित है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में क्या है स्थित है भाई। तो आप क्वेश्चन नंबर 36 को समझिएगा, ये 35 इसको बना लीजिएगा, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 35, ये 35 है 36 ये है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। यानी इसमें क्या पूछ रहा है ऊर्जा का परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कोयला,
और ऑप्शन नंबर डी में सी में क्या दिया गया है पवन ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो ज्वारी ऊर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा कौन सा, बी वाला, कोयला। कोयला हो जाएगा, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है तो कोयला है भाई, ये मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 को समझिएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि कोरबा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्राकृतिक गैस के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कोयले के लिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है सौर ऊर्जा के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो बॉक्साइट के लिए। तो देखिए कोरबा जो प्रसिद्ध है वो एक कोयले के लिए है। कोरबा कोस से हो गया कोयला, आप ऐसे याद कर सकते हो, कोस से कोरबा, मतलब कोयला। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर क्या दिया गया है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तमिल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ईसाई, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया सिंहली, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया मुस्लिम। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा रहा है, बहुसंख्या वर्ग में है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में उनका जो है संख्या है। तो सिंहली एक है यहाँ पर, सिंहली जो है बहुसंख्यक वर्ग है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर दिया गया और इसमें बोल क्या रहा है, एंथ्रोसाइट का संबंध किस खनिज से है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तांबा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सोना, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो लौह अयस्क। इसका एक ऑप्शन थोड़ा सा और आप बना सकते हो। ठीक है, इसका एक ऑप्शन आप ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ई ले लीजिए, और उसमें आप लिख लीजिएगा कोयला लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखोगे तो कोयला। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या, एंथ्रोसाइट का संबंध किस खनिज से है, तो ये कोयला वाला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हमारा 40, और इसमें क्या दिया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1973, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1980, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1975, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 1989 में। तो देखिए टाइगर जो प्रोजेक्ट हुआ था वो 1973 में प्रारंभ किया गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर बताने की आपको कोशिश किया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 20 में 20 पूरा आप नंबर पा जाओगे वहाँ पर, क्योंकि 20 नंबर का बहुविकल्पीय आना है वहाँ पर, और इतने क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।